वाज टेलिंग यू दैट हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हिस्टोटिपिक कल्चर। सेल टाइप हमें मिल गया है, सेल टाइप मिलने के बाद अब हमें हिस्टोटिपिक कल्चर बनाना है। तो हमारा जो एक तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ, हिस्टोटिपिक कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारा कल्चर होना चाहिए वो हाई डेंसिटी कल्चर होता है। सेकेंडली रिक्रिएट करते हैं हम बाय सेल प्रोलिफरेशन, मल्टी लेयरिंग और री एग्रीगेशन। आपके पास डिस्पर्स्ड सेल कल्चर आ गया है, आपके पास पर्टिकुलर सेल टाइप आ गई है। अब उस पर्टिकुलर सेल टाइप को आपने री एग्रीगेट करना है। किस में री एग्रीगेट करना है? इनटू अ 3-dimensional टिश्यू लाइक मॉर्फोलॉजी विच इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इन विवो। यानी कि इन विवो में हमें जैसे मिलती है वैसी ही 3-dimensional आर्किटेक्चर टिश्यू का हमें इसमें ऑब्टेन हो जाता है। हम कैसे बनाते हैं, ये कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम ये 3-dimensional मेट्रिसेस बनाएंगे, और वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आई नीड टू टेल यू अ प्रैक्टिकल पॉइंट दैट as the cells reach a high density culture, उस केस में मीडियम न्यूट्रिएंट्स जो हैं they become limiting। अब हमेशा हमें चीज का ध्यान क्या रखना होता है, the ratio of medium volume to cell number should remain approximately the same as in low density culture। जब शुरू में कल्चर में सेल की डेंसिटी बहुत कम थी, उस टाइम मीडियम जितना अवेलेबल था, मीडियम के न्यूट्रिएंट जितने अवेलेबल थे और उसकी रेशो सेल नंबर के साथ जो भी थी वो हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए ताकि हमारा हाई डेंसिटी कल्चर जो है वो डेवलप होता रहे। अब आई विल टेल यू द वेरियस टेक्निक्स बाय विच वी कैन मेक दीज हिस्टोटिपिक कल्चर्स। सबसे पहले है जेल एंड स्पॉन्ज टेक्निक। हिस्टोटिपिक कल्चर कैसे बनाया जाता है उसकी टेक्निक्स। सबसे पहला है जेल एंड स्पॉन्ज टेक्निक। इसमें हम दो तरह की मेरे पास एग्जांपल्स हैं। एक है कोलेजन जेल और दूसरा है मेट्री जेल। कोलेजन जेल जो होता है, दिस प्रोवाइड्स अ मैट्रिक्स फॉर द मॉर्फोजेनेसिस ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियल, प्रिमिटिव एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स। एपिथेलियम में मैंने बताया ना आपको, बहुत तरह की एपिथेलियम में लेयर्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड केराटिनोसाइट्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। तो कोलेजन जेल जो होता है, जब आप एक एपिथेलियल सेल्स देते हो उस कोलेजन जेल को, तो ये कोलेजन जेल एक तरह का मैट्रिक्स प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए? ताकि जो आपने एपिथेलियल सेल्स दिए हैं एक टाइप के, वो एपिथेलियल सेल्स का मॉर्फोजेनेसिस हो जाए, वो एपिथेलियल सेल्स की अलग अलग लेयर्स जो हैं, अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं वो इसमें बने। सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे कैन पेनिट्रेट सच मैट्रिसेस। एंड मैट्रिक्स दे दो आप, कोलेजन जेल का मैट्रिक्स होगा 3-dimensional, बहुत तरह के सेल्स क्या हो जाते हैं इसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं सच मैट्रिसेस एंड दे एस्टैब्लिश अ टिश्यू लाइक मॉर्फोलॉजी, टिश्यू लाइक हिस्टोलॉजी। तो जब हम जेल को एज मैट्रिक्स यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड द पेनिट्रेशन ऑफ the cells after some time, after assuming a very high cell density, they can assume a 3-dimensional tissue like histology। सेकेंड जो है मेट्री जेल जो होता है, ये कंपनी का कमर्शियल प्रोडक्ट है, एंजल बर्थ होम स्वाम इसकी शॉर्ट फॉर्म है। EHS माउस सरकोमा, ये एक तरह का माउस ट्यूमर होता है, माउस ट्यूमर सेल लाइन है जो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डेवलप की है, ट्यूमर सेल लाइन है। ये माउस सरकोमा क्या बनाता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये दो तरह से यूज होता है। ये जो मेट्री जेल है, द मेट्री जेल इज यूज्ड एज 2 टाइप्स। एक तो ये कैसे यूज हो सकता है, अगर आपका कल्चर वेयर है ना, उस कल्चर वेयर के ऊपर उसकी मैट्रिक्स की कोटिंग हो जाती है, कोटिंग ऑन द प्लास्टिक सर्फेसेस, और एज अ जेल जो हम बात कर रहे हैं कि एज अ जेल यूज करेंगे। तो ये किस किस का बना होता है? मेट्री जेल में क्या होता है? लेमिनिन, इसमें होता है कोलेजन, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड मेनी ग्रोथ फैक्टर्स के साथ आप ले सकते हो इसको। तो अलग अलग तरह की वैरायटी मेट्री जेल में अवेलेबल है, और आप ग्रोथ फैक्टर्स के बिना भी लेना चाहते हो तो भी मिल जाएंगे। मेट्री जेल बहुत अच्छे से यूज हुआ है, 2 कामों के लिए इसका बहुत इस्तेमाल हुआ है। मेट्री जेल हैज बीन यूज्ड फॉर द एपिथेलियल मॉर्फोजेनेसिस, जो कोलेजन जेल में भी मैंने बताया, एंड दिस हैज आल्सो बीन यूज्ड
to make capillaries from the endothelial cells. तो ये काम कराने के लिए भी मेट्री जेल हैज बीन यूज्ड। तो ये एक टेक्निक है जेल एंड स्पॉन्ज यूज करने की, जो आप यूज कर सकते हो फॉर द जनरेशन ऑफ 3 डायमेंशनल टिश्यू स्ट्रक्चर। दूसरी चीज है, दूसरा जो हम मटेरियल यूज कर सकते हैं, दूसरी टेक्निक जेल एंड स्पॉन्ज के बाद, वो है हॉलो फाइबर्स। ये नैजेक करके एक साइंटिस्ट था, उसने 1970s में ये एक हॉलो फाइबर्स यूज किए थे, और वो हॉलो फाइबर्स को उसने एक परफ्यूजन चैम्बर में रखा था। तो इस तरह से एक चैम्बर लिया उसने, तो ये थे हॉलो फाइबर्स उसने लिए, और वो हॉलो फाइबर्स, और ये बाहर जो ग्रीन कलर का मैंने बताया है, ये है परफ्यूजन चेम्बर। अब ये हॉलो फाइबर्स की जो आउटर सरफेसेस हैं, तो ये परफ्यूजन चैम्बर्स उसने बनाए। वो परफ्यूजन चैम्बर्स क्यों बनाए उसने, और उसमें हॉलो फाइबर्स, ये एक तरह के प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए, इनको कैपिलरी फाइबर्स भी बोलते हैं। तो उसने चैम्बर में ऐसा क्यों बनाया कि उसमें ऐसे ट्यूब्स फाइबर्स रखे? उसने ना, क्योंकि क्या चाहता था वो, कि वो कंटिन्यूस मीडियम सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई कंटिन्यूस होती रहे। एक तरफ से मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरे तरफ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना, गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर होता रहे, इसके लिए उसने ये चैम्बर बनाया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम हाई डेंसिटी कल्चर्स बनाते हैं तो न्यूट्रिएंट लिमिटेशन हो जाती है, मीडियम कम पड़ जाता है, या मीडियम में से न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं, तो कंटिन्यूस गैशियस सप्लाई भी चाहिए। तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द टू अलाउ द गैशियस एक्सचेंज, सो नेजेक डेवलप दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स। इसमें उसने क्या किया, वो फाइबर्स जो लिए, जो मैंने लिखा है आपको हॉलो फाइबर्स, वो फाइबर्स क्या थे, वो गैस एंड न्यूट्रिएंट परमिएबल थे, यानी कि उन फाइबर्स में से गैस और न्यूट्रिएंट्स जा सकते थे, और उनकी आउटर सरफेसेस के ऊपर ग्रोथ जो है वो उसको भी सपोर्ट करते थे। तो यहाँ की जो सरफेसेस हैं, यानी कि इसको मैंने तो 1 डायमेंशन में दिखाया है, यू इमेजिन कि दीज आर, तो कैपिलरीज की जैसी गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो फाइबर्स को एक चैम्बर में डाल दिया, उनकी आउटर सरफेसेस के ऊपर, यानी कि बाहर की सरफेसेस के ऊपर क्या ग्रो कर गए, ये रेड कलर के मैंने सेल्स बनाए हैं, और ये जो फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, यानी कि ये वाली जो ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है, ये गैस एंड न्यूट्रिएंट परमिएबल है। यहाँ से जो गैस और न्यूट्रिएंट दोगे तो वो इस तरह से स्प्रेड होगा कि वो इन चेम्बर्स में ही जाएगा, यानी कि पाइप्स इस तरह से होती हैं कि वो कैपिलरी फाइबर्स के अंदर वो गैस और मीडियम जाता है, और फिर वो गैस और मीडियम का जो एक्सचेंज है, तो वो सेल्स को इस तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इनसे ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, गैस मिल रही है, सेल्स को मिलती रहती है, और सेल्स जो हैं ये इन कैपिलरी ट्यूब्स की आउटर सरफेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं, और मेम्ब्रेन में से अंदर कैपिलरी ट्यूब में से उनको क्या मिलता रहता है, गैस एंड न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। तो मीडियम, यहाँ से मीडियम डाला जाता है, जिसको वो सैचुरेट कर देते हैं विद 5% कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, उसको पंप किया जाता है, और पंप इस तरह से किया जाता है कि वो मीडियम इन कैपिलरीज के सेंटर्स में जाए, एंड देन सेल्स आर एडेड टू द आउटर चैम्बर। फिर वो सेल्स जो हैं वो फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, उनकी जो आउटर सरफेसेस हैं, उनके ऊपर वो अटैच कर जाते हैं, देन दे ग्रो, एंड दीज सेल्स दे गेट देयर फीड by the diffusion. By diffusion, ये फिनोमिना कैसा होता है, this is a diffusion phenomena, medium flowing in these capillary fibers is called perfusate. इसको क्या बोला जाता है, परफ्यूजन चैम्बर बोला जाता है, और जो मीडिया इसमें फ्लो करता है, जिसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको कहते हैं हम परफ्यूजेट। तो सेल्स को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहती है न्यूट्रिएंट्स की और गैस की बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द परफ्यूजेट, और धीरे धीरे आपने जो सेल्स शुरू में डाले थे, वो सेल्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पॉलिफ्रेट करते हैं, और उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाती हैं कि वो टिश्यू लाइक सेल डेंसिटीज उनकी हो जाती हैं। सो ऐसा क्लेम किया गया है, नेजेक ने, जिसने ये पहले टेक्निक बनाई थी, वो क्लेम करते हैं कि इसमें हमें सेल डेंसिटीज कैसी मिल जाती हैं, जैसे कि इन वीवो में होती हैं, वैसे ही हमें सेल डेंसिटीज इसमें अचीव हो जाती हैं। तो अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स अवेलेबल हैं, बहुत तरह के प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जिससे ये कैपिलरी फाइबर्स बनते हैं,
और वो जो प्लास्टिक की फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि वो अपने अंदर में से कितने साइज के मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूलर वेट के साइज के मॉलिक्यूल्स को अपने में से निकलने देंगे, वो फिल्ट्रेशन भी वेरिएबल होती है। जैसे कि मैं क्या कह रही थी, मैंने कहा कि ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके पास जाते हैं, तो जिसके जिसके बीच में से निकलेंगे, यानी कि ये जो आपकी कैपिलरी फाइबर है जिसमें से ये न्यूट्रिएंट निकल के सेल के पास जाएंगे, वो हॉलो फाइबर्स की जो रेंज है टू अलाउ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। तो प्लास्टिक की साइज, प्लास्टिक का जो पोर्स का साइज है वो अलग अलग पोर साइज की डेंसिटी में आते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो सिर्फ 10 किलो डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस को अपने में से निकलने देंगे। कोई आते हैं 50 किलो डाल्टन वाले, कोई आते हैं 100 किलो डाल्टन वाले। तो अलग अलग साइज के पोर्स की प्लास्टिक्स आती हैं और उन प्लास्टिक्स से ये फाइबर्स बनाए जाते हैं। एक ना मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर करती हूँ, उसमें देखो थोड़ा सा और क्लियर होगा। सो ये मैं जो बताया था आपको, आप प्राइमरी कल्चर लो, वो हेट्रोजिनस होगा, फिर उस हेट्रोजिनस में से आप सेल्स को आइसोलेट करो, मीडिया डालो, सेल की सॉर्टिंग करो, क्लोनिंग करो, जो मैंने आपको मेथड्स बताए, उससे आप एक पर्टिकुलर सेल टाइप को आइसोलेट कर लो। फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर सेल टाइप जब आपको मिल गई, तब आप उसको प्रोपेगेट करो। हम ये वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोपेगेट एंड सीड ऑन द डिजायर्ड सबस्ट्रेट, यानी कि अपने हिसाब से आपको जेल लेना है, डिजायर्ड सबस्ट्रेट मीन्स जेल लेना है, स्पॉन्ज लेना है, हॉलो फाइबर्स लेने हैं, कोई भी लो आप। फिर ग्रो करो टू हाई सेल डेंसिटी। क्या क्या करते रहो, मीडियम को चेंज करते रहो, स्टरिंग करते रहो, परफ्यूजन, जो मैंने अभी आपको परफ्यूजन बताया, परफ्यूजन चैम्बर बताया, वो डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये है वो, इस तरह के कैपिलरी फाइबर्स होते हैं। ये कैपिलरी फाइबर्स को ऐसे छोटी साइज में दिखाया है, देन इसको एक्सपैंड करके बताया है कि कहाँ ऐसे आप मीडियम सप्लाई देते हो और दूसरी तरफ से आप वेस्ट मटेरियल जो होता है वो निकाल लेते हो। तो मीडियम सप्लाई दी आपने, तो वो मीडियम सप्लाई इन प्लास्टिक फाइबर में से, उनकी शीट्स में से निकल के उनके आसपास जो सेल्स हैं, ये उसका क्रॉस सेक्शन बताया है। यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन, मैंने 1 डायमेंशन में बताया था, ये उसका क्रॉस सेक्शन बना के बताया है। तो ये क्या है, यू अंडरस्टैंड दिस, ये डायग्राम, ये आपकी कैपिलरी फाइबर्स हैं, ये कैपिलरी फाइबर्स हैं, उसका क्रॉस सेक्शन लिया है, इस ये एरिया काट के दिखाया है। तो कैसे उनके बीच में इस तरह से सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दीज कैपिलरी फाइबर्स। ये सारे सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ द कैपिलरी फाइबर्स। और आप मीडियम सप्लाई कहाँ देते हो, मीडियम सप्लाई जाती है आपकी कैपिलरीज के अंदर। ये मीडियम सप्लाई सारी कैपिलरीज के अंदर जाती है। और फिर ये जो मेम्ब्रेन है कैपिलरी की, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो कि पोरस है, जिसके अंदर छेद हैं 10 किलो डाल्टन, 50 किलो डाल्टन, तो यहाँ से मीडियम सप्लाई किसको जाती है, यहाँ से सेल्स को बाहर की तरफ मीडियम सप्लाई जाती है। तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हो। ये जो मैं जेल एंड स्पॉन्ज टेक्निक आपको बताई थी, ये एक स्पॉन्ज है और स्पॉन्ज में इस तरह से सेल्स पेनिट्रेट कर जाते हैं और सेल्स पेनिट्रेट करके हाई सेल डेंसिटी का कल्चर जो है वो बनाते हैं। ये 2 टेक्निक्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। वी विल नाउ डिस्कस द थर्ड टाइप विच इज़ कॉल्ड स्फीरॉइड्स। स्फीरॉइड्स जो हैं वो बनते हैं, दे आर जस्ट सिंपल री एग्रीगेटेड राउंड क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। कब बनते हैं ये, व्हेन सेल्स, जब आप डिस्पर्स्ड सेल्स लेते हो, डिसोसिएट कर लिया है आपने सेल्स, आपका प्राइमरी कल्चर है, आपने सेल्स को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, पर्टिकुलर सेल टाइप आ गई आपके पास। अब उसके बाद जब इन सेल्स को आप कल्चर करोगे इन अ शेकर, कैसा शेकर होता है वो शेकर आपका कल्चर ग्रो करता रहता है और वो गायरेशंस रोटेशंस करता रहता है, शेक होता रहता है। तो सेल्स इस तरह की कंडीशंस में सेल्स दे रीएसोसिएट इनटू क्लस्टर्स। अगर आपने डिस्पर्स सेल्स एम्ब्रियोनिक टिश्यूज से लिए हैं तो वो सेल्स अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉर्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग री एग्रीगेशन। सॉर्ट का क्या मतलब, सॉर्ट का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक तरफ चले जाएंगे, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स दूसरे तरफ चले जाएंगे, यानी अपने आप को अरेंज कर लेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही अरेंज कर लेंगे, बट दे विल
arrange themselves in a, they will re-aggregate in a very specific manner. So मैं यहाँ पे heterotypic की भी बात कर रही हूँ. ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जो हैं ये हेटेरोटिपिक हैं, ये होमोटिपिक की बात नहीं मैं कर रही, ये हेटेरोटिपिक की बात कर रही हूँ कि जब एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो कि हेटेरोटिपिक है, जिसमें तरह तरह के अलग तरह के सेल्स हैं, अगर हम उसको शेक करते हैं तो सेल्स अपने आप को एक एक टाइप के सेल्स में सॉर्ट कर लेते हैं एंड दे फॉर्म टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये तो हो गई हेटेरोटिपिक की बात. पर हम तो हिस्टोटिपिक की बात कर रहे हैं जिसमें हमें होमोटिपिक सेल्स की बात करनी होती है. तो स्फीरॉइड्स के तरीके से होमोटिपिक सेल्स भी रीएग्रीगेट करते हैं. होमोटिपिक रीएग्रीगेशन आल्सो अकर्स और वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है. स्फीरॉइड्स जो जनरेट होते हैं, यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं. जैसे मैंने जेल एंड स्पॉन्ज में जेल लिया था, हॉलो फाइबर्स में मैंने हॉलो फाइबर लिए. स्फीरॉइड्स में वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग बट वी आर यूजिंग अ टेक्निक. वी आर शेकिंग द कल्चर ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. कोई मटेरियल यूज नहीं किया, कोई इक्विपमेंट का या कोई लैब वेयर हम यूज नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बट वी आर यूजिंग अ टेक्निक by which we are shaking the culture and cells are then reassociating. So spheroids जो हैं वो जनरेट होते हैं शेकर्स में, या आप उनको अगार के ऊपर भी ग्रो कर सकते हो. जो कोई भी स्फीरॉइड्स हैं, चाहे आपने अगार पे ग्रो करके बनाए हैं या आपने शेकर में बनाए हैं, दोनों तरह के स्फीरॉइड्स जो हैं वो कीमोथेरेपी में उनका बहुत यूज होता है. क्यों होता है, क्या मतलब है, हम इसको कीमोथेरेपी की बात क्यों कर रहे हैं? कीमोथेरेपी में आपको पता है कि वी गिव सम टारगेटेड ड्रग्स टू द एरिया ऑफ द ट्यूमर. तो रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, तो उसमें हम ट्यूमर को एक्सपोज करते हैं टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स. तो वैसी स्टडीज करने के लिए, इन विट्रो स्टडीज करने के लिए इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे हैं हम किसके ऊपर कर रहे हैं? जिसको कैंसर है उसके ऊपर नहीं. कैंसरस टिश्यू है हमारे पास, उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी. तो जो 3D स्ट्रक्चर है स्फीरॉइड्स की, वो हमें, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, क्योंकि सेल्स रीएसोसिएट कर जाएंगे, रीएग्रीगेट कर जाएंगे, तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी. तो जो 3D स्ट्रक्चर है स्फीरॉइड्स की, उसमें हम ये ड्रग पेनिट्रेशन कैसे होती है, और हम ट्यूमर को कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो ट्यूमर की कैसी रेजिस्टेंस है टू द ट्रीटमेंट बाय द कीमोथेरेपी, एंड ट्यूमर की कैसी बिहेवियर है टू द रेडिएशन थेरेपी. ये सारी की सारी स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ड्रग पेनिट्रेशन की, द इफेक्टिवनेस ऑफ कीमोथेरेपी, द इफेक्टिवनेस ऑफ रेडिएशन थेरेपी ऑन द ट्यूमर्स, ये सारी की सारी स्टडीज जो हैं ये हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्फीरॉइड्स जो है वो बहुत अच्छे से हमें एनेबल करती है कि ये स्टडीज हम कर पाएं. क्योंकि ये सारी स्टडीज किसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं? दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द इंटरसेलुलर कॉन्टैक्ट. स्फीरॉइड्स में कैसे कैसे आप काम कर सकते हो? आपके पास आई सिंगल सेल सस्पेंशन, अब उसको आप कैसे यूज करोगे? सेल्स को या तो मैग्नेटिक स्टरर वेसल्स, तो बड़े बड़े मैग्नेटिक स्टरर आते हैं. क्या तरीका है? बहुत सिंपल. सेल्स को इनोक्यूलेट करो इनटू मैग्नेटिक स्टरर की वेसल्स, फिर उनको मैग्नेटिक स्टरर पे रख दो. मैग्नेटिक स्टरर उन सेल कल्चर्स को शेक करेगा, फिर विद इन 3 to 5 days वहां पे क्या बन जाएंगे? एग्रीगेट्स बन जाएंगे, 3D स्फीरॉइड्स बन जाएंगे. और मैंने कहा बहुत सारी सेल टाइप्स जो हैं इस तरह के मेथड से बनाती नहीं हैं, तो हम क्या करें? एक और मेथड है. एग्रीगेट्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेल सस्पेंशंस इन स्टेशनरी फ्लास्क्स. तो आप क्या करो? सेल सस्पेंशंस लो, उसको आप स्टेशनरी फ्लास्क्स, स्टेशनरी फ्लास्क्स मींस यू आर नॉट रोटेटिंग दोज फ्लास्क्स, यू आर नॉट शेकिंग दोज फ्लास्क, पड़े हुए हैं लैब में, वो फ्लास्क को बस क्या कर दो? उनकी बेस को कोट कर दो. किससे कोट कर दो? अगार से. सो एग्रीगेट्स जो हैं वो दे मे बी लेफ्ट इन द ओरिजिनल फ्लास्क और दे कैन बी, या तो इसमें एग्रीगेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, स्टेशनरी फ्लास्क में ही बन जाएंगे एग्रीगेट्स, या तो आप क्या करो? इन एग्रीगेट्स को इन स्टेशनरी फ्लास्क में बनने दो और वहीं छोड़ दो, या आप क्या करो? या आप इन एग्रीगेट्स को जो कि आपके स्टेशनरी फ्लास्क में बने हैं उनको उठा के उनको ट्रांसफर कर दो इनटू अ मल्टी वेल प्लेट. ये है आपकी मल्टी वेल प्लेट. तो आपका जो कल्चर फ्लास्क है जिसमें एग्रीगेट्स बन गए हैं, उन एग्रीगेट्स को, ये एग्रीगेट्स सेल एग्रीगेट्स बन गए हैं, स्टेशनरी फ्लास्क में ही बन गए हैं, पर आपने उसको बेस को किससे कोट कर दिया था? अगार से कोट कर दिया था. या तो इन एग्रीगेट्स को यहीं पड़ रहने दो
या क्या करो, इनको उठा के मल्टी वेल प्लेट में ट्रांसफर कर दो और उस मल्टी वेल प्लेट में वो कंटिन्यू होते रहेंगे। दे यू कैन कंटिन्यू ग्रोइंग देम ओवर पीरियड ऑफ वीक्स। तो उसमें मीडियम डाला हुआ है आपने, इस सब में मीडियम भरा हुआ है, तो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स ग्रो होने दो। फिर स्फीरॉइड्स इसमें बन जाएंगे, स्फीरॉइड्स ऑफ द डायमीटर 1000 माइक्रोमीटर डायमीटर के स्फीरॉइड्स आपको मिल जाएंगे। तो वो स्फीरॉइड्स 3 डायमेंशनल टिश्यूज को रिजेंबल करते हैं एंड यू कैन कैरी ऑन द वेरियस स्टडीज द इफेक्ट ऑफ you can study chemotherapy, you can study radiation therapy का इफेक्ट क्या आता है, you can study the penetration of drugs in these kind of spheroids. Now we will be doing the rotating chamber systems. दो काम हमारे rotating chambers systems से सर्व होते हैं। दो काम कौन कौन से? we can mix the medium, यानी कि medium की mixing, plus we can also carry out the aeration. Aeration means providing the culture vessel with the air. तो fresh medium provide करवा सकते हैं, fresh air provide करवा सकते हैं, plus rotating culture chambers में culture vessels को rotate करा के cultured cells को intermittently air और medium के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो दो तरीकों से रोटेटिंग चेंबर सिस्टम्स यूज होते हैं। एक तरीका ये है कि आप कन्वेंशनल रोलर बॉटल्स में आप कल्चर को ग्रो कर लो और उसमें मिक्सिंग एंड एरिएशन करो। दूसरा क्या कर सकते हो, एक 2 कंपार्टमेंट चेंबर होता है। 2 कंपार्टमेंट चेंबर मींस हम 2 चेंबर लेते हैं, एक नैरो चेंबर होता है, एक ब्रॉड चेंबर। मैं उसकी डायग्राम भी बताती हूँ आपको बना के। तो 2 चेंबर सिस्टम, 2 कंपार्टमेंट लेते हैं हम, उसमें एक कंपार्टमेंट में आपकी सेल सस्पेंशन रहती है और दूसरे कंपार्टमेंट में आपका मीडियम रहता है, और उन दोनों कंपार्टमेंट्स को बीच में से सेपरेट करती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल सस्पेंशन छोटे कंपार्टमेंट में रहती हैं, इसलिए जो हमारा पर्पस होता है हिस्टोटिपिक कल्चर का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम हिस्टोटिपिक कल्चर्स में क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी सेल डेंसिटी बहुत हाई हो। जितनी सेल डेंसिटी टिश्यू इन वीवो में होती है, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो टिश्यूज में सेल की जितनी डेंसिटी होती है उतनी डेंसिटी अचीव करना हमारा मकसद होता है हिस्टोटिपिक कल्चर का। एक तो सेल डेंसिटी हमारी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा हमारा मीडियम टू सेल नंबर का जो रेशो है वो हमेशा उतना ही रहना चाहिए जितना लो डेंसिटी कल्चर्स में होता है। चाहे हमारा कल्चर हाई डेंसिटी तक भी पहुंच जाए, फिर भी हमारे मीडियम की सेल नंबर के साथ जो रेशो है वो सेम रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, मुझे मीडियम बढ़ाते रहना पड़ेगा क्योंकि सेल डेंसिटी बढ़ती जाएगी, रेशो हमेशा सेम रहना चाहिए। ये 2 चीजों का मैंने ध्यान रखने को हिस्टोटिपिक कल्चर में कहा था कि ये 2 चीजें हम जरूर ध्यान में रखते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज मैं क्या कह रही हूँ, सेल डेंसिटी। अगर हम सेल कल्चर को एक स्मॉल कंपार्टमेंट में ही लिमिट कर देंगे, देन द सेल कंसंट्रेशन विल बी क्वाइट हाई as the cells will not be diluted by the medium, क्योंकि मीडियम को तो आपने दूसरे कंपार्टमेंट में रखा है और उन दोनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है। इसलिए मीडियम क्योंकि सेल सस्पेंशन में जाके सेल सस्पेंशन को डाइल्यूट नहीं करेगा, तो सेल सस्पेंशन में जो सेल डेंसिटी है यू कैन अचीव एज हाई सेल डेंसिटी एज यू वांट। दूसरी बात, सेल कल्चर का मकसद सेल डेंसिटी बढ़ाना तो होता ही है, पर जनरली हम सेल कल्चर्स क्यों करते हैं? जनरली हम सेल कल्चर्स करते हैं ताकि हम जो सेल्स की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो सेल्स कुछ चीज भी प्रोड्यूस करेंगे जिसकी हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रोइंग सेल्स, आई एम प्रोड्यूसिंग द सेल कल्चर इन ऑर्डर टू मेक एंटीबॉडीज, ये एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा, I may also grow the cell culture in order to produce large amount of some protein, तो उसके लिए मैं सेल कल्चर्स ग्रो कर रही हूँ और वो सेल्स प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन क्या होगा, वो सेल बाहर सिक्रीट करते हैं। सपोज करो मुझे कोई वो प्रोटीन चाहिए। थर्ड, मुझे हो सकता है कोई एंजाइम्स चाहिए होंगे, सेल कोई एंजाइम बनाता है और मैं चाहती हूँ कि वो जो एंजाइम सेल बनाए वो बाहर सिक्रीट कर दे और वो सेल कल्चर में से मैं वो एंजाइम निकाल लूं। एनीथिंग, so whatever product the cells will be producing in the cell culture, that will again accumulate in the cell compartment। तो ना तो प्रोडक्ट को डाइल्यूट कर पाएगा मीडियम, ना सेल डेंसिटी को कम कर पाएगा, सेल डेंसिटी बढ़ती जाएगी।
दोनों चीजों में हमारा मकसद जो है पूरा हो जाएगा। तो फिर न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? यस, द सेल्स विल बी गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मीडियम में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रास्ते सेल डेंसिटी, सेल कल्चर के पास पहुंच सकते हैं। व्हाट अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स? सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बना रहे हैं, वेस्ट मटेरियल है, दैट विल आल्सो डिफ्यूज अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द मीडियम। यानी कि न्यूट्रिएंट्स मीडियम में से सेल कल्चर में जाते जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स, सेल डेब्री, वो सारा सेल के कंपार्टमेंट से मीडियम के कंपार्टमेंट में आता रहेगा। एंड दीज थिंग्स आर रोटेटेड, ये चीजों को सेल कंपार्टमेंट को रोटेट किया जाता है, एज वेल एज दोनों कंपार्टमेंट्स को रोटेट किया जाता है, प्लस मीडियम इज ऑल्सो रिप्लेस्ड। अब देखो, मीडियम को जब रिप्लेस करना है तो, क्योंकि मीडियम तो दूसरे कंपार्टमेंट में है ना, आपको पता चल गया कि मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, मीडियम में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो गए हैं, मीडियम में सारा मीडियम वेस्ट प्रोडक्ट से भर गया है, क्योंकि सेल का सारा वेस्ट प्रोडक्ट मीडियम में आ गया, मीडियम के सारे न्यूट्रिएंट्स सेल कंपार्टमेंट में चले गए, तो यू नीड टू रिप्लेस द मीडियम आफ्टर सम टाइम। सो व्हेन यू हैव टू रिप्लेस द मीडियम इन सम टाइम, you don't need to disturb the cell culture, क्योंकि सेल कल्चर तो दूसरे कंपार्टमेंट में पड़ा है। तो ऐसे सिस्टम्स, रोटेटिंग चेम्बर सिस्टम्स, दे जनरेट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट जो मैं भी बात कर रही थी, प्रोटीन है या कोई एंजाइम है या कोई एंटीबॉडी है जो सेल्स बना रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम्स बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। और हमें एडवांटेज एक ये मिल गया कि प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, products are not diluted, cell cultures are not diluted, cell density becomes very high, and geometry of the chamber and the slow rotation। अब एक और चीज मुझे यहाँ बतानी है कि हम रोटेशन काफी स्लो रखते हैं इसमें, रोटेटिंग चेम्बर सिस्टम्स में हम स्पीड ऑफ रोटेशन काफी स्लो रखते हैं, जिससे कि एग्रीगेट कल्चर्स बन जाते हैं। और जितना कल्चर्स एग्रीगेट होंगे, सेल्स जितना एग्रीगेट होंगे कल्चर में, उतना ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी एनहांस होती है। तो क्या क्या एडवांटेजेस मिले हमें? मिक्सिंग भी हो रही है, रोटेशन हम कर रहे हैं, एरिएशन भी हो रही है, मीडियम को रिप्लेस भी कर पा रहे हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेल कल्चर, सेल डेंसिटी भी बढ़ रही है, सेल प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा बन रहा है। तो एंड मोर ओवर, क्योंकि स्लो रोटेशन है उसकी वजह से कल्चर्स में एग्रीगेट्स बनते हैं, वो एग्रीगेट्स जो हैं उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है। तो now I will be making that chamber, जो इस रोटेटिंग चेम्बर सिस्टम का जो मॉडल मैं समझा रही थी आपको कि उसमें एक सेल चेम्बर होता है, सेल कल्चर का चेम्बर होता है, दूसरा उसमें मीडियम का चेम्बर होता है, हम कैसे उसमें रिप्लेस करते हैं, वो सारे पोर्ट्स कौन से हैं, सो वी विल बी मेकिंग दैट स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा सेल चेम्बर, इसमें ये सेल कल्चर है, तो दिस इज सेल चेम्बर। ये है आपका मीडियम रेजर्वॉयर, ये क्या है बीच में जो मैंने बनाई है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या बनाए हैं? सैंपल पोर्ट्स, यानी कि आप बीच बीच में सैंपल लेके उसको टेस्ट करना चाहते हो तो इस सेल चैम्बर में से आप सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड यू हैव सजेस्टेड, ताकि आपको सेल की डेंसिटी का पता चलता रहे, सेल में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितना प्रोडक्ट अमाउंट बन रहा है पर ml, वो आपको पता लगता रहे। एंड दिस इज ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट से यू कैन रिप्लेस द मीडियम। तो इस तरह से क्या होगा, जो मीडियम के न्यूट्रिएंट्स हैं वो अंदर जाते जाएंगे और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मीडियम में आते रहेंगे। एंड सेल, क्योंकि मीडियम जो है उसको सेल कल्चर में पूरा का पूरा मिक्स होने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए जो सेल डेंसिटी है, इस एरिया में जो सेल डेंसिटी है दैट विल बिकम वेरी हाई। और ये जो मीडियम है, ये आप इस पोर्ट से, जब ये मीडियम में न्यूट्रिएंट्स पूरे कम हो जाएं और वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, so you can replace this medium from this chamber। तो इस तरह रोटेटिंग चेम्बर सिस्टम्स जो हैं उनको हम यूज कर सकते हैं in order to produce the products in very large amount। तो now हम दूसरा एक और मेथड करेंगे, फिफ्थ मेथड है ये हमारा ऑफ हिस्टोटिपिक कल्चर। इस मेथड में ना हम लेते हैं एल्जीनेट। एल्जीनेट क्या होता है? एल्जीनेट एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो कि
सीवीड, ब्राउन सीवीड होते हैं उसमें मिलता है। मेथड का क्या नाम है? इमोबिलाइजेशन ऑफ लिविंग सेल्स इन एल्जिनेट। तो ये एल्जिनेट जो पॉलीमर है वो इन दो तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स का बना होता है, ग्लूरोनिक एसिड है और मेनोयूरोनिक एसिड है। इसको हम G लिख देते हैं एंड वी राइट इट M। तो मैंने क्या कहा, एल्जिनेट मिलता कहां से है? एल्जिनेट मिलता है ब्राउन सीवीड से मिलता है। कौन कौन से ब्राउन सीवीड्स अवेलेबल होते हैं सी में? लेमिनेरिया है, मैक्रोसिस्टस है, एसोफाइलम है। इसमें से ये एल्जिनेट हमें मिलता है। मैंने क्या कहा, दो तरह के मोनोसैकेराइड्स का यूनिट बना होता है, ऑल्टरनेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी GM प्लस। और इसकी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? डाइवेलेंट केटायंस होते हैं। किसकी स्ट्रक्चर में? एल्जिनेट की स्ट्रक्चर में। वो डाइवेलेंट केटायंस G ब्लॉक्स के बीच में होते हैं और उनको बाइंड करके रखते हैं, यानी G ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके वो रखते हैं और एक पूरा एक्सटेंडेड जेल नेटवर्क बन जाता है। अगर हम कैल्शियम की प्रेजेंस में या कोई दूसरे डाइवेलेंट केटायंस की प्रेजेंस में इस एल्जिनेट को ड्रॉप करते हैं, इस एल्जिनेट के सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो उसमें जेल नेटवर्क बन जाता है। कैसे बनता है वो आई विल टेल यू। बीड्स लिए जाते हैं, बीड्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, उसमें आप एल्जिनेट के जेल्स को पॉलीमराइज करा सकते हो, यानी कि स्फेरिकल बीड्स हॉलो, और उसके अंदर आप एल्जिनेट के जेल्स को बना सकते हो। कैसे? बाय ड्रिपिंग द एल्जिनेट सॉल्यूशन इनटू अ बफर, यानी कि एक बफर ले लो, उस बफर में क्या हो? डाइवेलेंट केटायंस हो, यानी कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऐसा बफर ले लो, उसमें आप अपना एल्जिनेट सॉल्यूशन जो है उसको ड्रिप करो। एल्जिनेट जेल्स कैन बी मेड इनटू बीड्स। कैसे बनाते हैं एल्जिनेट जेल्स को बीड्स में? एल्जिनेट का क्या करो आप? एल्जिनेट का सॉल्यूशन बना लो। एल्जिनेट के सॉल्यूशन में क्या है? ग्लूरोनिक एसिड और मेनोयूरोनिक एसिड मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं। GM इस तरह से लिंक्ड है, G है उसके साथ M है, G है M है। ये वाला सॉल्यूशन को आप पोर कर दो किसमें? बफर ले लो, एक बफर जिसमें क्या हो? कैल्शियम पॉजिटिव आयंस हो। तो जो कैल्शियम पॉजिटिव आयंस हैं ये G ब्लॉक्स को दे बाइंड वेरी स्ट्रांगली, जिसकी हेल्प से इस तरह का एल्जिनेट का जेल नेटवर्क बन जाता है। इस जेल नेटवर्क में एल्जिनेट के बीड्स होते हैं और उन बीड्स की क्या पोर साइज है? दैट डिपेंड्स अपॉन द G कंटेंट। यानी कि ये जो आपके जेल हैं इसकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी पोरोसिटी कैसी है, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द G कंटेंट ऑफ एल्जिनेट। जो एल्जिनेट हमें लेमिनेरिया से मिलता है, कुछ एल्जिनेट हमें मैक्रोसिस्टिस सीवीड से मिलता है, कोई एल्जिनेट हमें एजोफाइलम से मिलता है। तो अलग अलग तरह के जो एल्जिनेट्स होते हैं उनमें अलग अलग कंटेंट होता है, किसी में G का कंटेंट ज्यादा होता है, किसी में M का कंटेंट ज्यादा होता है। तो अगर आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, स्टेबिलिटी, पोरोसिटी अच्छी चाहिए तो G कंटेंट के ऊपर ये सारा कुछ डिपेंड करता है। जो एल्जिनेट जेल्स जिनके पास G कंटेंट ज्यादा होता है उनके पोर साइजेस लार्जेस्ट बनते हैं। किस रेंज में बनते हैं? बिटवीन 5 to 200 नैनोमीटर्स। ऐसे पोर्स जो होते हैं दे अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आउट ऑफ एज वेल एज इनटू द एल्जिनेट। यानी कि अगर इतना पोर साइज होता है तो इन पोर्स में से डिफ्यूजन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाहर एंड डिफ्यूजन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनसाइड द एल्जिनेट बीड। ये एल्जिनेट के जेल बीड्स हैं, अंदर से हॉलो हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल का जाना और उसके अंदर से मैक्रोमोलिक्यूल का बाहर आना पॉसिबल है। अब इस एल्जिनेट के जेल नेटवर्क का हमारे लिए क्या यूज है? वी विल बी एनकैप्सुलेटिंग आवर सेल्स इन एल्जिनेट, यानी कि हम अपने सेल्स के ऊपर एल्जिनेट की कवरिंग चढ़ाएंगे। हमारे सेल कल्चर जो भी होंगे वो सेल्स इसके अंदर जाके इन जेल बीड्स के अंदर जाके रहेंगे और ये एल्जिनेट के जो बीड्स हैं जिसके अंदर हमारे सेल्स ग्रो करा रहे हैं हम, वो क्या करेंगे? वो एल्जिनेट के बीड दे विल सर्व एज अ व्हीकल, एज अ कैरियर। किस चीज का कैरियर?
for delivering the substances which will be produced by the cells growing in them. Let's say this is a cell which has been encapsulated by the bead. ये बीड है, कौन सा बीड है? ये एल्जिनेट का जेल बीड है और इसकी डायमेंशंस 5 to 200 नैनोमीटर्स हैं और ये बीच में सेल है, ये सेल है। इससे 500 to 200 नैनोमीटर के मॉलिक्यूल्स इस बीड में से बाहर भी आ सकते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये जो सेल है जो मैंने, जिसके बाहर मैंने एल्जिनेट बीड की कवरिंग, यहाँ पे सेल है जिसके बाहर मैंने एल्जिनेट बीड की कवरिंग लगाई, ये सेल कैसा है? These cells may have been genetically engineered to produce some proteins or products, any nutritional, कोई न्यूट्रिएंट है। तो मैंने ये सेल्स को रिकॉम्बिनेंट सेल्स इसमें यूज किए हैं इन एल्जिनेट बीड्स में। मेरे रिकॉम्बिनेंट सेल्स क्या करते हैं? वो रिकॉम्बिनेंट सेल्स मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए हैं। वो सेल्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो प्रोटीन मुझे चाहिए। सो ऐसे एल्जिनेट बीड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन थेरेपी ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीजेस इन विच द एल्जिनेट मे प्रिवेंट द एनकैप्सुलेटेड सेल्स। अब देखो, ये आपने किसी पेशेंट में आपने ये बीड्स को इंजेक्ट कर दिया, आपने उसकी बॉडी को ये एल्जिनेट के बीड्स दे दिए। अब एल्जिनेट जो है ना, ये एल्जिनेट की जो कवरिंग है, इट डज नॉट इलिसिट एनी इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स ये एल्जिनेट के बीड्स जो हैं, एल्जिनेट की जो कवरिंग है, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स ये बनाती नहीं, कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को ये कॉज नहीं करती। और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स कैन कॉज, सेल्स क्या कर सकते हैं? वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट कर सकते हैं क्योंकि दे आर द सेल्स फॉरेन टू आवर बॉडी। बट बिकॉज दो सेल्स दे आर एनकैप्सुलेटेड इन द एल्जिनेट, क्योंकि वो सेल्स हैं क्या हैं? वो एल्जिनेट से कवर्ड हैं और इसके लिए एल्जिनेट की जो कवरिंग है वो उनको इम्यून सिस्टम को उसके पास तक पहुंचने ही नहीं देती, इम्यून सिस्टम को उसके कांटेक्ट में ही आने नहीं देती। यानी इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में एक फॉरेन सेल है जो आके ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? सो एल्जिनेट प्रिवेंट्स द immune response, alginate prevents the cells from being destroyed by the immune response. This was the fifth method जिसमें हमने क्या किया? immobilization of cells in alginate. तो लास्ट मेथड फिल्टर वेल इंसर्ट्स। जो फिल्टर वेल इंसर्ट्स हैं वो उसके ऊपर भी हम टिश्यू लाइक डेंसिटीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। डिस्पर्स्ड सेल कल्चर्स को आप यूज कर सकते हो। डिस्पर्स्ड सेल कल्चर्स फिर एसोसिएट कर जाते हैं और टिश्यू लाइक डेंसिटीज उनको मिल जाती हैं। और फिल्टर वेल इंसर्ट्स में हमें क्या भी और मिलता है? वेरी फ्री एक्सेस, सारे सेल्स को मीडियम को एक्सेस मिलता है और गैस एक्सचेंज वो बहुत प्रॉपरली कर पाते हैं। फिल्टर वेल इंसर्ट जो हैं वो वैरायटी ऑफ ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में अवेलेबल हैं। पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीइथिलीन टेराथैलेट है और इनके साइजेस जो हैं वो भी अलग अलग साइजेस में ये फिल्टर वेल इंसर्ट्स मिलते हैं। 6.5 मिलीमीटर्स टू 9 सेंटीमीटर्स इस साइज में मिलते हैं, विच आर सुटेबल फॉर 24 वेल प्लेट्स भी मिलती हैं, 12 वेल प्लेट्स, 6 वेल प्लेट्स, उन सभी में। रेंज क्या होता है फिल्टर वेल इंसर्ट्स का? 6.5 मिलीमीटर्स टू 9 सेंटीमीटर्स। और ये फिल्टर वेल इंसर्ट स्किन प्लेट्स में फिट हो जाते हैं। 24 वेल की प्लेट है या आपके पास 12 वेल की प्लेट है या 6 वेल की प्लेट है, तो उन तरह की प्लेट्स के अंदर ये फिल्टर की जो डायमेंशंस हैं ये फिट हो जाती हैं। अगर प्लेट्स नहीं लेनी है तो यू कैन यूज वेरियस डिशेस। वो भी मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दी थी कि पेट्री डिश में 3 फिल्टर वेल इंसर्ट्स पड़े हुए थे, वो आपने देखा होगा। फिल्टर्स जो हैं, फिल्टर वेल्स जो हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड सिंपल और दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड प्री कोटेड। फिल्टर वेल इंसर्ट्स के ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है कोलेजन की, लेमिनिन की, फाइब्रोनेक्टिन या मेट्री जेल जो मैंने पहले भी कराया। तो आई विल बी शेयरिंग अ पिक्चर विद यू और उस पिक्चर में आपको रिवाइज हो जाएगा कि हमने कौन सा डिस्कस किया था वो फिल्टर वेल इंसर्ट। तो ये डायग्राम्स आपको याद होंगी, मैंने आपको कराई थी।
तो ये अलग अलग तरह के फिल्टर वेल इंसर्ट्स हैं। तो ये सबसे पहला है जिसमें आपका मीडियम है नीचे, और ये पेट्री डिश है या मल्टी वेल प्लेट हो सकती है। ये वाला बाहर वाला या तो पेट्री डिश लोगे या मल्टी वेल प्लेट लोगे। तो हर एक वेल में एक एक फिल्टर वेल इंसर्ट आ जाता है। तो दिस इज द फिल्टर वेल, ये देख रहे हो आप, फिल्टर वेल है ये। और नीचे बॉटम पे ये जो व्हाइट पट्टी है, दिस इज द फिल्टर, और उसके ऊपर एक सेल लेयर है, और उसके ऊपर मीडियम की एक फिल्म है। आपको याद होगा मैंने कहा था मीडियम नीचे से मिलता है, ऊपर से एयर मिलती है, पर सेल के ऊपर मीडियम की एक पतली सी लेयर फिल्म जरूर बन जाती है। सो DPBSA इज डेल्बैको का फॉस्फेट बफर सेलाइन। तो इस तरह का फिल्टर वेल इंसर्ट हो सकता है।